सारथी। नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। बिहार में पहले चरण का प्रचार थम गया है, लेकिन सवाल अब भी वही है, बिहारी बनाम बाहरी। क्या इस बार जनता दिल्ली में बैठे नेताओं से सरकार चलवाएगी या फिर बिहार के अपने लाल पर भरोसा करेगी? पहले चरण के लिए 121 विधानसभा क्षेत्रों में 6 तारीख को यानी कि 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और इसके लिए आज प्रचार थम गया। 18 जिलों में ये वोटिंग होनी है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला बेहद कांटे का है। नीतीश कुमार एक बार फिर चुनाव के केंद्र में हैं और ये भी खबर है कि 7-8 दिनों से नीतीश कुमार का जो चुनाव प्रचार है वो काफ़ी सुधरा है। भले ही उनकी तबीयत अब पहले जैसी नहीं है, लेकिन जब अभी हाल में 2-3 दिन पहले बारिश हुई तो तमाम नेताओं के ओढ़न खटोले नहीं उड़े। भाजपा की पूरी ब्रिगेड, तेजस्वी यादव तक को फ़ोन पर ही प्रचार करना पड़ा, फ़ोन पर ही सभाओं को संबोधित करना पड़ा। लेकिन नीतीश कुमार जो मौजूदा मुख्यमंत्री भी हैं और एनडीए का फिलहाल वो चेहरा हैं, वो 400 किलोमीटर तक की यात्रा तय करके उन्होंने प्रचार किया, सभाएं की। और अगर उनकी बातचीत का अंदाज देखें तो पहले से बेहतर नज़र आया। तो पहले जैसी उनकी स्थिति नहीं है। बार बार जो महागठबंधन के नेता हैं उनको कोई पुतला कहते हैं, कोई रिमोट कंट्रोल से चलने वाला मुख्यमंत्री कहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की जिस तरीके से राजनीतिक पैठ है बिहार में, वह अगर नीतीश कुमार कोई आश्चर्यजनक परिणाम दे दें तो इसमें ताज्जुब मत कीजिएगा। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने आज सुबह ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किसानों, युवाओं, महिलाओं और व्यापारियों के लिए बड़े ऐलान कर दिए। ये जो उनका प्रण पत्र था, तेजस्वी प्रण था, ये चीज़ें उसमें नहीं थी। इसलिए चुनाव के ऐन मौके पर आज तेजस्वी यादव ने ये ऐलान किए। वो बड़े ऐलान क्या हैं? 300 से 400 रुपये बोनस है, यानी कि जो गेहूं है और धान है उसमें क्रमशः 300 और 400 रुपये का बोनस मिलेगा। उनकी जो एमएसपी के अतिरिक्त, यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिलेगा ही, लेकिन 300 और 400 रुपये प्रति कुंटल बिहार के किसानों को बोनस भी मिलेगा गेहूं और धान पे। फ्री बिजली का वादा कर दिया। और यही नहीं, उन्होंने जो माई बहन योजना है, माई बहन योजना में 30,000 रुपये बिना ब्याज के जो रिफंडेबल नहीं है वो देंगे। उन्होंने कहा कि ये वापस नहीं लिया जाएगा, बिना ब्याज का पैसा है। माई बहन योजना में 30,000 रुपये मुफ्त माताओं और बहनों के खाते में डाल दिए जाएंगे और ये उनसे वापस नहीं लिया जाएगा। तो ये बड़ा ऐलान है एक महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, क्योंकि जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने जीविका दीदियों को 10,000 रुपये उनके खाते में डाले हैं कि वो रोजगार करें और आगे भी वो डालेंगे, इसका वादा भी किया है। तो ये एक अच्छा खासा असर नीतीश कुमार के वोट बैंक पर पड़ा है। शायद इसीलिए तेजस्वी ने भी सोचा होगा। और इन सब चीज़ों से पहले चरण के आखिरी दिन का माहौल गर्म हो गया। लेकिन इस बीच बिहार में 24 घंटे में 9 से 10 हत्याओं का नैरेटिव, एक पुलिसकर्मी की हत्या और चुनाव के दौरान मोकामा के चर्चा में आ जाने के बाद जंगल राज पर भी तमाम तरीके की बहस छिड़ी हुई है। मोकामा में कभी लालू के करीबी रहे दुलार चंद यादव की गोली मारकर और जीप से कुचलकर हत्या की गई और उसमें अनंत सिंह बाहुबली जो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं वो आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं, जेल चले गए हैं। काफ़ी लाव लश्कर और रंगबाजी से वो जेल गए हैं। और उसके बाद फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, मुंगेर से सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जेडीयू के बड़े प्रभावशाली नेता हैं, उन्होंने मोर्चा संभाला और प्रचार किया। लेकिन ललन सिंह ने इसी दौरान कहा कि कुछ लोग निकलने मत दीजिएगा और उन्होंने कहा कि जो प्रत्येक व्यक्ति इस विधानसभा का अनंत सिंह है। इसको लेकर बड़ा बवाल हुआ और उन्होंने कहा कि भाई
जो दो चार ऐसे लोग हैं उनको निकलने मत दीजिएगा वोट डालने के लिए। इसको लेकर भी चुनाव आयोग गंभीर हुआ और चुनाव आयोग ने एफआईआर भी करा दी। तो खुलेआम लोगों को वोट न डालने देने की जो कोशिश या जो धमकी जिसे कहते हैं ललन सिंह ने दी, इसको लेकर विपक्ष ने एक बार फिर सवाल दागा कि असली जंगल राज तो यही है। तो जंगल राज का मुद्दा एक बार फिर से गर्म है। एनडीए का जंगल राज और जो महागठबंधन लालू का जंगल राज। जो एनडीए ने जंगल राज, भ्रष्टाचार और हिंदू पॉलिटिक्स को अपना मुख्य हथियार बनाया पहले चरण में, जबकि महागठबंधन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अस्पताल पर ही टिका रहा। और इसी बीच ललन सिंह ने वोटिंग वाले दिन किसी को घर से बाहर ना निकलने देना, इस बयान ने चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े किए। राहुल गांधी युवाओं और सामाजिक न्याय को केंद्र में रखकर सभाएं उन्होंने की, प्रचार में झोंका। प्रियंका गांधी ने भी बहुत सारे सवाल पूछे और तेजस्वी यादव ने इस चुनाव को बिहारी बनाम बाहरी बनाने की कोशिश की। तो आज मंथन में सवाल यही कि क्या तेजस्वी के नए ऐलान पहले चरण में गेम चेंजर साबित होंगे और क्या जंगल राज और अपराध का मुद्दा एनडीए को बढ़त देगा। और ये भी सवाल है कि बिहार के मतदाता विकास पर वोट करेंगे, जातीय समीकरणों पर वोट करेंगे, राजनीतिक समीकरणों पर करेंगे, या फिर बाहरी और बिहारी की बात पर करेंगे। तो आज मंथन में हम पहले चरण का असली एजेंडा क्या है ये देखेंगे। जंगल राज, नौकरियां, यूनिवर्सिटी, अस्पताल और बिहारी बनाम भारी का नारा क्या जज्बाती है, इस पर की भी हम पड़ताल करेंगे। तो बिहारी बनाम बाहरी ये मुद्दा क्या पहले चरण में केंद्र में रहा, या जंगल राज वाला मुद्दा केंद्र में रहा, या फिर जो मूलभूत जरूरतें हैं, पढ़ाई, सिंचाई, दवाई, कमाई, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, सामाजिक न्याय, ये मुद्दे क्या कारगर हैं। इन मुद्दों को कैसे कैसे नेताओं ने रखा, उनको सुनिए। सरकार बनेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मां बहन मान योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे। सीएम दीदियों को हम लोग जो है स्थायी करेंगे और मानदेय जो है उनका 30,000 रुपया किया जाएगा। यानी धान का अतिरिक्त 300 रुपया एमएसपी के अतिरिक्त और गेहूं का एमएसपी के अतिरिक्त 400 रुपया जो है प्रति क्विंटल हम लोग जो है करेंगे। सिंचाई के लिए उन किसानों को बिजली मुफ्त में हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। आप जानते हैं कि पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। सबसे पहले उसे ठीक करने का काम किया गया। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, कृषि एवं युवाओं के लिए रोजगार की स्थिति में काफ़ी सुधार किया गया। महिलाओं के लिए पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। बहन और भाइयों, अब मोदीन नगर का नाम अब यहां पर मोहन नगर करने की दिशा में आगे बढ़ जाइए। ऐसा कार्य कर दीजिए कि गुलामी के अंश समाप्त हो जाएं, गुलामी के लिए कोई स्थान ही न रहे। हमने इसीलिए फैजाबाद को अयोध्या किया है और इलाहाबाद को प्रयागराज भी कर दिया है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जब जुझारू नेता होते हैं ना, कार्य कर देते हैं फिर वो।
ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं, नाम तो बदलते ही बदलते हैं, लेकिन ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी बदल देते हैं। क्या इनका भरोसा करोगे आप? लद्दाख में बर्फ में सड़क बन रही थी, कौन बना रहा था? बिहार के लोग। सूरत में डायमंड कटिंग होती है, कपड़ा बनता है, कौन बनाता है? आप लोग बनाते हो, मजदूरी आप करते हो। बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, पुल बनते हैं, टनल बनती है, कौन बनाता है? बिहार के युवा बनाते हैं। आपको नीतीश जी ने देश का मजदूर बना दिया है। जहां भी आप जाते हो, जहां भी आप जाते हो, आप मजदूरी करते हो। ये जंगल राज फिर से लाना चाहते हो क्या? अरे जोर से बोलो जरा, लाना चाहते हो? भाइयों बहनों, लालू जी का ही जंगल राज, राबड़ी देवी का ही जंगल राज, कपड़े बदल, चेहरे बदलकर, भेष बदलकर फिर से आने वाला। अगर 6 तारीख को गलती किया, 6 तारीख को गलती किया तो फिर से 11 तारीख को गलती किया तो फिर से अपहरण, फिरौती, खून और जंगल राज फिर से आएगा। तो क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डर को बेच रहे हैं बिहार में? 20 साल एनडीए की सरकार, बहुत सारे काम, बहुत बड़े बड़े दावे, लेकिन क्या एक भी ऐसी बात नहीं जिस पर एनडीए के बड़े नेता, शीर्ष नेता टिके रहकर चुनाव लड़ सकें? लालू के जंगल राज की जरूरत पड़ रही है, उस डर को चुनाव में सेल करने की जरूरत पड़ रही है, ये बड़ा सवाल है। अब ये चुनाव बड़ा दिलचस्प भी रहा। पहला चरण, शब्दों की भी मर्यादाएं टूटी और चुगलबाजी भी हुई। किसी ने किसी को बंदर कहा, किसी ने अप्पू टप्पू पप्पू कहा, और किसी ने अंजर मंजर खंजर कहा, पता नहीं क्या क्या। तो योगी और अखिलेश के बीच भी बिहार का जो चुनावी रण है बड़ा दिलचस्प रहा। सुनिए। करने की दिशा में आगे आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और उनके चप्पू हैं हमारे। उन्होंने गांधी जी के 3 बंदरों से तुलना करी और कहा कि तो वहां तो 2 ही हैं, वहां तो 2 ही होंगे ना, एक गप्पू और बाकी चंपू। रघुनाथपुर की जनता से क्या गप्पू और चंपू से बिहार बचाओ। तो बड़ा दिलचस्प रहा कि गप्पू और चंपू कर रहे, एक गप्पू है बाकी चंपू हैं, तो बड़ा दिलचस्प ये भी रहा। लेकिन मूल मुद्दे, मोकामा में जब ललन बाबू गए कि भाई आनंद सिंह के लिए मोर्चा ले लिए, अब चूंकि मुंगेर से सांसद हैं, मोकामा उसी का विधानसभा है, चुनाव लड़ना है ललन बाबू को। इससे पहले वो सूरजभान की मदद लिया करते थे। सूरजभान जो माफिया
वो अब इस समय आरजेडी के पाले में, उनकी पत्नी वीणा देवी मोकामा से आनंद सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, तो जेडीयू के टिकट पर आनंद सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। और आनंद सिंह से कहा कि पूछा पत्रकारों ने कि भाई सरकार ने आपके खिलाफ कार्रवाई की, तो उन्होंने कहा कि सरकार मेरे इस पे, सरकार मेरे उस पे, ये सब करते रहे। पता नहीं कितने निघस और ढीठ है नेता कि जब ऐसे माफिया गुंडों के दम पर अगर वो सत्ता चलाना चाहते हैं तो लानत है। कोई भी हो, चाहे इस पक्ष का हो चाहे उस पक्ष का हो, लेकिन अगर गुंडे माफिया इस स्तर के हैं जो सरकार को इस पर उस पर मारते हैं तो फिर कहना ही क्या है। और ललन बाबू कहे कि भाई हर आदमी को अनंत सिंह हो जाना पड़ेगा, क्योंकि तो क्या अनंत सिंह की तरह सारे लोग माफिया गुंडे बदमाश हो जाए, बंदूक उठा लें। और उन्होंने कहा निकलने मत दीजिएगा लोगों को, विपक्ष लोगों को निकलने मत दीजिएगा, बहुत गिड़गिड़ाए तो जाके अपने सामने वोट डलवाइएगा। तो खुलेआम धज्जियां हैं। ये चुनाव में आप देखिएगा, ये चुनाव में चुनाव आयोग की भी परीक्षा हुई है और पास हुआ है, इस पर मुझे संदेह है। ललन बाबू का ये बयान है, वो हम आपको सुनाएंगे। और जब ललन बाबू और सम्राट चौधरी वहाँ गए प्रचार करने के लिए, तो जनता ने पूछा भाई अस्पताल, स्कूल, तो बिना कोई जवाब दिए ऐसा भागे कि आप देख लीजिए कैसा भागे। क्या व्यवस्था है वहाँ? हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? व्यवस्था तो फिलहाल ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास एक साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। क्या उसका क्या कर रहे हैं? उस पैसे का कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब दीजिए, हम लोग भी वोट करते हैं। ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? जवाब दीजिए। 14 तारीख को बात नहीं है। यही होता है, सवाल करने पर यही होता है। यहाँ हॉस्पिटल भाजपा नेता चुनाव के दिन उनका घर से निकले मर्जी हो, उनका घरे में बात कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में तो मोकामा में क्या रहा? एक तो मूल मुद्दों पर जवाब नहीं देते, अस्पताल, स्कूल, विकास, इस पे बात नहीं, जवाब ही नहीं देते, भागते हैं जान बचा के। और दूसरी तरफ कहते हैं कि इनको मत निकलने दीजिएगा, यानी वोट लूट लीजिएगा, वोट न डालने दीजिएगा, दहशत फैलाइएगा। कौन सा चुनाव है भाई ये? आज इसी बात पर चर्चा करेंगे, वो कौन से मुद्दे हैं जो इस चुनाव में कारगर हैं। हमारे साथ राहुल आनंद भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता जुड़ गए हैं, डॉक्टर राजकुमार राजन आरजेडी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, जाने माने चुनाव विश्लेषक ओपी यादव साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में आ चुके हैं, प्रिय दर्शन रंजन साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, आ गए हैं, दीपक कोचवे वरिष्ठ पत्रकार हैं और प्रकाश कुमार एक किसान हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आज किसानों पे बहुत बारी बातें हुई, इसलिए हमने एक किसान को भी अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। प्रियदर्शी बाबू, ये पूरा परिदृश्य और पहला चरण का जो प्रचार है वो ख़त्म हो चुका है। कौन सा मुद्दा, जैसे आप देख रहे होंगे कि जंगल राज को प्रमुखता से एनडीए ने उठाया है, उसको मुद्दे के रूप में बनाया है। धार्मिक जगहों के नाम बदलने हैं कि अगर कोई मुसलमानों जैसा नाम है तो उसको बदल दो। राम सीता मंदिरों की बात हुई है। 20 साल की सरकार चलाने वाला गठबंधन, जो बात महागठबंधन कर रहा है, राहुल गांधी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं, वैसी बातें क्यों नहीं कर रहा? प्रिय रंजन, प्रिय तो दोनों ओर से जी बातें दोनों ओर से एक जैसी ही हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि दोनों का आप मैनिफेस्टो उठा करके देख लीजिए। जो बातें तेजस्वी प्रण पत्र में है वैसी ही बातें एनडीए के जो घोषणा पत्र है उसमें। तो इसको इस तरीके से आप नहीं कहते कि जो राहुल गांधी उठा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं उठा रहे हैं।
मैं ऐसा नहीं मानता। सभाओं की बात कर रहा हूं मैं प्रियदर्शी बाबू, जी। सभाओं की बात कर रहा हूं। सभाओं में तो वो कट्टा, तमंचा, जंगल राज, वोट न डालने दो, यही बातें कर रहे हैं ना। वो कितने लोग पढ़ते हैं? मुझे लगता है एक सर्वे आपके पास भी होगा, मेरे पास भी है, कि मुश्किल से 2% 3% लोग भी घोषणा पत्र नहीं पढ़ते। नहीं तो मैं एक कट्टा पर बात कहना चाहूंगा। ये कट्टे वाली जो बात है ना, बिहार में गाना बना हुआ है, आने दो भैया को सरकार में, उठा लेंगे कट्टा सटा करके, या कुछ इस तरीके से है कि कट्टा सटा करके उठा लेंगे, आने दो भैया को। कट्टा को प्रमोट मत कीजिए राष्ट्रीय चैनल। नहीं, मैं कट्टा को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। मैं ये वहां से चीजें कह रहा हूं कि गाना बना हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। इस तरीके के गाना बकायदा बज रहे हैं, रंगदारी रंगबाजी वाले जो गाने बज रहे हैं, उसके आधार पर ये बातें हो रही है। जंगल राज फिर से उभर करके आ रहा है। 2 घटनाएं, एक आपने अपने चैनल पर अभी जिक्र किया, मोकामा की घटना। उसके पहले आपको टिकारी विधानसभा में भी जाना पड़ेगा, गया विधानसभा का जो क्षेत्र है, जहां एक माननीय का मार करके हाथ तोड़ दिया गया किसी एक पार्टी विशेष के समर्थकों के द्वारा। तो दोनों दृश्य हैं। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव के भाई हैं, उनको वैशाली हाजीपुर में हुट किया गया। ऐसी हुटिंग की घटनाएं अनेक जगहों से आ रही हैं। एक राष्ट्रीय चैनल का डिबेट था, वहां पर मारपीट हो गया। तो ऐसा, इसलिए ये चीजें बार बार उभर करके आ रही है। मैं किसी को क्लीन चिट और किसी को देने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं ये बातें रख रहा हूं कि एक तरफा नहीं है कोई मामला, सारे तरफ से। इसीलिए जंगल राज की बातें भी उठ करके सामने आ रही हैं, इसीलिए और बातें भी उठ करके आ रही हैं। हमने देखा कि किस तरीके से मोकामा में दुलारचंद यादव घटना को राजनीतिक रूप देने की कोशिश की गई। अभी तक ये घटना मैं इसलिए मान रहा हूं कि दुलारचंद यादव की पुष्टि नहीं हुई। दुलारचंद यादव एक राजनीतिक व्यक्ति थे, तो इसको रूप क्यों नहीं दिया जाएगा भाई? अगर किसी राजनीतिक व्यक्ति की भरे चुनाव में राजनीतिक हत्या होगी तो राजनीतिक रंग नहीं दिया जाएगा उसको, राजनीतिक रंग नहीं होगा उसमें। क्या आप क्या समझते हैं? अगर बीजेपी या इंडिया गठबंधन विपक्ष में होता तो वो नहीं करता, वो चुपचाप माला जप रहा होता। प्रदर्शी जी बिल्कुल करता, उसमें तो कहीं कोई शक नहीं है कि वो एक राजनीतिक। सारे लोग राजनीति कर रहे हैं, लाशों पर राजनीति करते हैं। वो चुनाव लड़े थे, 30 बार से अधिक बार जेल जा चुके थे, जैसा उन्होंने कहा था। कई उन पर मुकदमे दर्ज थे दुलारचंद यादव पे, विशुद्ध राजनीतिक व्यक्ति थे। लेकिन जो उनके शव यात्रा के दौरान हुआ, 2 पक्ष है, मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरीके से एक पक्ष अनंत सिंह का रखा जाता है, उसी तरीके से टिकारी विधानसभा में भी आपको जाना चाहिए। और दुलारचंद यादव कांड में भी एक दुलारचंद यादव के हत्या के समय, हत्या भी मैं नहीं कहूंगा क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चला है ये मौत है, हत्या है, साजिश है या दुर्घटना है, स्पष्ट नहीं है। लेकिन दुर्घटना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहां के एसपी ने साफ तौर पर कह दिया कि सारे सबूत हैं। दुर्घटना तो बिल्कुल नहीं है, ये तो मैं आज बता दे रहा हूं कि इसको हादसा तो बिल्कुल नहीं है। उनको मारा गया, हत्या है, और बाकायदे एफआईआर भी हत्या की हुई है। और वहां के जो एसपी कार्तिकेयन है, वो साफ तौर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने सुनी होगी, क्या कहा? बिल्कुल मैंने सुना है, लेकिन कोर्ट में उस तरीके से अभी तक चीजें आई नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक अलग चीज है, कोर्ट तक मामला जाना दूसरी चीज है। कोर्ट में तो बड़े बड़े दुर्दांत अपराधी छूट जाते हैं, उसको तो छोड़ दीजिए आप। अगर सबूत गवाह नहीं होंगे तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट थोड़ी जांच करने। अच्छा ठीक है, चलिए कोर्ट की भी बात हटाते हैं। पुलिस को अगर आप मान रहे हैं कि पुलिस के बयानात सच हैं, तो सोशल मीडिया में जो विजुअल्स चल रहे हैं वो भी तो सच हैं। कंक्लूसिव एविडेंस अभी तक दुलारचंद यादव में किसी और इशारा नहीं कर रहा है कि क्या हुआ है। जो कंक्लूसिव एविडेंस सोशल मीडिया के माध्यम से ही तो सारी बातें हो रही है, वहां पर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। और आप ये बताओ, पहले हमको ये बताओ आप प्रदर्शी जी कि पहले चरण का क्या एजेंडा रहा चुनाव में? आप छोड़ दो, हम दुलारचंद यादव पे आज बहस नहीं कर रहे हैं। हम आज पहले चरण में एजेंडा क्या रहा, कहां समाप्त हुआ, कहां छोड़ा पहला चरण राजनीतिक दलों ने? देखिए, राजनीतिक दलों ने जहां छोड़ा है, ये 120 सीटों पर जो विधानसभा का चुनाव है, 121 सीटों पर, इसमें बेहद महत्वपूर्ण सीटें शामिल हैं, जिसमें 2 उप मुख्यमंत्री जो अभी निवर्तमान में है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का भी सीट है। इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी सीट है राघोपुर से। इसमें जनता दल यूनाइटेड के बड़े कद्दावर नेता विजय चौधरी, जो कि सरायरंजन से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी सीट शामिल है। तो कुल मिलाकर के मामला यह है कि इसमें दोनों गठबंधनों के दिग्गजों का फैसला होना है। और उस राजनीतिक मुद्दों की आप बात करेंगे तो दोनों ने एक ही जगह पे, एक ही नोट पे छोड़ा है। दोनों गठबंधनों के मुद्दे जो हैं समान से हैं। बेरोजगारी दूर करेंगे, रोजगार देंगे, महिलाओं पर फोकस करते हुए दोनों लोग दिखे, दोनों गठबंधन के लोग दिखे हैं। नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा की, एनडीए ने चुनाव की तिथि घोषित होने से पहले घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव ने महिलाओं को लेकर के बड़ी बात कही। अभी भी वे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं।
तो जो मुख्य जो मुद्दा है, जो जहां मामला आकर के अटक रहा है, वो वही है महिलाओं की राजनीति को लेकर के। बिहार महिलाओं के राजनीति में बेहद सशक्त है। 2010 से ही, जी 2010 से ही महिलाओं का वोट प्रतिशत विधानसभा के चुनाव में पुरुषों के मुकाबले अधिक रहता है। तो कुल मिलाकर के मामला यह है कि दोनों गठबंधनों की ओर से महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। बाकी दोनों के कॉमन से मसले हैं, और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि कौन कितना सामाजिक समीकरण को साध पाता है। कुछ लोग इसको जातीय समीकरण भी कहते हैं। तो सामाजिक समीकरण या जातीय समीकरण, इसको आप जो कहिए, जो जितना साधने में कामयाब रहेगा वो उतना फायदे में रहेगा। कुल मिलाकर के मामला यही है। जी ठीक बात है। राहुल आनंद बीजेपी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। राहुल जी, आज चुनाव किस मोड पर छोड़ा गया? क्योंकि जंगल राज, भ्रष्टाचार, अमित शाह जी कह रहे हैं लालू आ जाएंगे, उनका जंगल राज आ जाएगा, वो तो क्या पहला चरण में आप लोगों ने डर को बेचा, डरा के जो है लोगों को कहेंगे, जैसे मोकामा में ललन सिंह डरा रहे हैं कि देखो भाई किसी को वोट मत डालने दे जा। अमित शाह जी कह रहे हैं कि जंगल राज वापस आ जाएगा, क्या आप जंगल राज के लिए वोट करेंगे? तो डर महत्वपूर्ण है या आपका काम महत्वपूर्ण है? किस पर वोट मांगेंगे पहले चरण में? क्यों दें वोट आपको लोग? दुर्गेंद्र जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो आपने चर्चा की जो शुरुआत रखी है, मैं आऊंगा जंगल राज पे भी, बाहरी बनाम बिहारी की जो चर्चा कर रहे थे, इसके ऊपर अगर मैं कहूं तो ये जो सत्ता जो चलाया जा रहा है पिछले 20 साल से, वो कौन चला रहा है? वो कोई बाहरी चला रहा है क्या? वो इस राज्य के चुने हुए, लोकतंत्र की प्रक्रिया द्वारा चुने हुए राज्य के मुख्यमंत्री चला रहे हैं। दूसरी बात, तेजस्वी यादव जी अब विकास की बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनको यूएसपी नहीं रही है, तो बिहारी बनाम बाहरी का मुद्दा उठाकर लेकर आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार की जनता सब जानती है और जात पात, क्षेत्रवाद और विकास की राजनीति से बचती रहती है, और वो चाहती है कि इन सब चीजों से ऊपर उठकर हम विकास के एजेंडे पे बातें करें। जो बिहार से भागकर दिल्ली में राजनीति, तो आप कहां विकास के एजेंडे पे बात करते हैं राहुल भाई? प्रधानमंत्री जी कट्टे पे बात करते हैं, और अभी उसकी पुष्टि कर दी प्रियदर्शी जी ने। वो कह रहे हैं कि यहाँ तो बड़ा खुश होते हैं लोग, इस तरह गाने बजते हैं। तो उन्होंने युवाओं के नब्ज पकड़ ली कि तमंचे पे डिस्को, कट्टे पे डिस्को। तो कहां बात हो रही? जंगल राज पे से डरा रहे हैं, कट्टे की बात कर रहे हैं, एक मंत्री, केंद्रीय मंत्री आपके गठबंधन के धमका रहे हैं। कौन सा विकास है भाई? कौन सा विकास है राहुल जी? कहां विकास पे बात कर रहे हैं? आप तो विकास पे बात ही नहीं कर रहे हैं। दुर्गेंद्र जी, मैं आपको बताता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अभी आप थोड़ी देर पहले जो राजनीतिक विश्लेषक जो प्रियदर्शी जी की जो बातें आप लेकर कर रहे थे, मैनिपुलेट करने का तरीका होता है चीजों को बताने का, और मैं आपको बता दूंगा। प्रियदर्शी जी मैनिपुलेटर हैं क्या? वो मैनिपुलेटर तो नहीं है भाई, मैं बहुत सीधे साधे पत्रकार हैं। वो आप ही के पक्ष की बात कर रहे थे। वो तो उनको हम कहने वाले थे कि प्रियदर्शी जी आज लग रहा है एनडीए कह रहे हैं। वो आप ही की जो हकीकत वो बता रहे हैं। मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि बिहार को अगर 2005 के बाद से देखा जाए, देखिए जो देखते हैं, जो दिखता है वही बिकता है, और 2005 के बाद से जो दिखाया गया है वो आज भी बिक रहा है, और उसको बेचने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका ब्रांड स्थापित हो जाता है, और एनडीए ने अपने ब्रांड को स्थापित कर लिया है। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या है ब्रांड? ब्रांड नीतीश कुमार है, ब्रांड मोदी है, क्या है वो? देखिए मैं बता रहा हूँ, ब्रांड के अंदर जो मॉल तैयार है उसके अंदर कौन कौन से ब्रांड है, मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले लेबल क्या लगा है ये बताओ राहुल भाई। लेबल नीतीश है या मोदी है ये बताओ। ऊपर ब्रांड नेम क्या है? नीतीश कुमार लिखा हुआ है। हमारे जो लेवल की जो आप बात कर रहे हैं, एनडीए है, और हमने लगातार इस बात को कहा है, और आपके चैनल पे भी कहता हूँ कि 2025 से 30 हमारे दो भाई नरेंद्र और नीतीश, मैं अब भी यही चर्चा करता हूँ। देखिए आप जब बिहार की बजट की बात करते हैं तो 22,000 करोड़ से कहां 3,17,000 करोड़ पे आप आ गए, और जीएसटीपी बिहार का लगभग तेजस्वी जी कह रहे हैं बाहरी है, रिमोट से सरकार चलवाओगे, बिहार के लाल से सरकार चलवाओगे। ये विमर्श उन्होंने रख दिया पहले चरण में कि मैं बिहारी हूं, बिहार का लाल हूं, वहां रिमोट से गुजरात से चलवाओगे, दिल्ली से चलवाओगे। उन्होंने तो बिहारियों को खुला ऑफर दे दिया कि आप बताओ रिमोट से सरकार चलवानी है, आपको खुद चलानी है सरकार। और उन्होंने ये भी कह दिया तेजस्वी यादव ने कि भाई अगर मैं 5 साल में खरा ना उतरूं तो कान पकड़ के हमें हटा दीजिएगा। हमें एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक पर जाएंगे, फिर ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहले चरण का प्रचार खत्म हो गया है और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा और जो
महागठबंधन का सीएम फेस है तेजस्वी यादव। उन्होंने एक विमर्श बिहारियों के सामने रख दिया है कि बिहारी बनाम बाहरी। वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बाहरी कह रहे हैं, खैर वो बिहार के हैं भी नहीं। वो कह रहे हैं कि आप बाहर से सरकार चलवाओगे, बाहरियों से सरकार चलवाओगे, क्योंकि वो नीतीश जी को अगर बनाया भी तो रिमोट से चलाएंगे ऐसे ऐसे करके, या फिर बिहार के लाल से सरकार चलवाओ, जो काम करना है कान पकड़ कर उससे करवा लो। राहुल गांधी भी इस बात को कहते हैं कि भाई आप बिहार में वोट दे दो और देश में कहीं भी बिहारी संकट में आप मुझे आवाज़ लगाओ, राहुल मेरा यह काम करो मैं कर दूंगा। तो क्या ये नेता इतने सरल हैं जो जनता कान पकड़ कर उनसे कह सके, या फिर जनता के कान उमेड़ देंगे चुनाव जीतने के बाद? ब्रेक से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल आनंद अपना पक्ष रख रहे थे। राहुल अपना पक्ष पूरा कीजिए, तब मैं फिर अगले वक्ता के पास जाऊंगा। राहुल जी, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं जल्दी ही अपनी बातों को रखता हूँ। जी प्लीज। देखिए, जहां से हमने चर्चा को छोड़ा था वहीं से चर्चा को बढ़ाते हैं, और अगर नजरें देखी जाए बदल कर तो नजारे बदले नजर आएंगे। चाहे आप पटना में सड़कों की जाल की बात कर लीजिए, या फिर स्कूल में शिक्षकों के अनुपात की बातें कर लीजिए, साथ ही साथ रोजगार देने में बिहार के स्तर को देख लीजिए। और जो लोग हम पे अक्सर ये आरोप लगाया करते हैं कि पलायन की बातें, तो पलायन के स्तर को देख लीजिए कि 2020 में जो हमने अपने एक रिपोर्ट कार्ड बनाई थी, यानी कि जो मैनिफेस्टो था, उसमें जो हमने विश्वास के साथ विश्वास जो शब्दों में अल्क जताया था, वो इतना तल्क हुआ कि लोगों ने 5 करोड़ से ये आंकड़ा घटकर 2 करोड़ 90 लाख आ गया। यानी कि हमने चीजों को बहुत अच्छी तरह से डिलीवर किया है। बात करते हैं जो ये बाहरी और भीतरी की जो बातें करते हैं ना, वो एक तरफ से अपने राज्य के अंदर जब ये लोकतंत्र की बातें करते हैं, तो लोकतंत्र में कोई भी पार्टी कहीं भी जाकर लड़ सकता है, और उसमें अगर इस तरह की बातें करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आरजेडी के जो लोग हैं या महागठबंधन के लोग हैं वो थक चुके हैं, हार चुके हैं, और ये जीतने के लिए किसी प्रकार का पासा फेंक सकते हैं। इनके मुख्य 4 काम है, मैं आपको बताता हूं। ये लटकाएंगे, अटकाएंगे, भटकाएंगे, निपटाएंगे भी, और कुछ बचेगा तो जाति उन्माद को फैलाएंगे भी। अगर यूएसपी की बात कर ले तो प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में दर्जनों केंद्रीय परियोजनाएं दी हैं। मैं आपको बता दूं, 2004 से 2014 तक मात्र 2 लाख करोड़ मिले थे, और 2014 से 2025 के बीच में लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास रुपए मिले हैं, जिसमें से एम्स, आईआईटी, एम्स दरभंगा की बात होनी चाहिए। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री है, तो गोरखपुर को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, और देश के हर राज्य में उन्होंने अपनी परियोजनाओं को चलाया है। ये बस बातें फैलाकर एक तरफ का एक अवरोध पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल भाई वो सीधी साली एक बात कहते हैं कि भाई वो लोग रिमोट से सरकार चलाते हैं, वो जब तक मन होगा नीतीश कुमार जी को रखेंगे, तब तक मन होगा हटा देंगे। वो तो वो ये कह रहे हैं, वो एक परसेप्शन बना रहे, नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि बिहारी वर्सेस बाहरी, आपकी सरकार बाहर से चलेगी, बिहार से नहीं चलेगी। ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं तेजस्वी यादव। दुर्गेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब आपको ताकत मिलती है ना, और आपको जब बेतहाशा ताकत मिल जाती है, तो ये शक्ति कैसे पहुंचेगा ये आप पे निर्भर करता है। मैं आपको बताता हूं, 2020 का संदर्भ उठाते हैं, जब हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बिहार के अंदर बने थे, और नीतीश कुमार जी ने हमें ये ऑफर दिया था खुले मन से कि आप अपना मुख्यमंत्री बनाइए, फिर भी हम नीतीश जी के साथ ही रहे थे। ये हमें शक्ति मिली थी, लेकिन हमने अपने सामर्थ्य को दिखाया था, और नीतीश जी को ही गठबंधन का नेतृत्व सौंपा था। ठीक उसी प्रकार ये अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को यह पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथियों को छोड़ती नहीं है, साथ में रखती है, और उनको साथ लेकर चलेगी। और आरजेडी में नए पॉकेट में पुरानी चीज बिक रही है, ये तो हमारे मेरी शुभकामनाएं कि नीतीश जी को आप लोग फिर से बनाएं, अगर आपका गठबंधन सत्ता में आता है। मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। अब चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, काफी देर से और बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर राजकुमार राजन, आरजेडी के नेता प्रवक्ता, हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। डॉक्टर राजन, अभी ये बाहरी और भीतरी वाला, ये क्या आप लोगों ने सुर्रा छोड़ दिया है? डॉक्टर राजन। दुर्गेंद्र जी, मुझे लगता है कि आपने बहुत सारी बातें आपने उल्लेख कर दिया है। उन उल्लेखों में जो छूटी हुई बातें हैं उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, और देश की जनता को बताना चाहूंगा जी कि झूठ और फरेबी और चुहलबाजी अगर किसी से सीखना हो तो बीजेपी से सीखना चाहिए। झूठ का इतना पुलिंदा है इनके पास, बार बार एक ही झूठ को बोलते रहो, अस्थायी हो जाएगा। अरे भाई, 20 साल सत्ता में थे, 11 साल से डबल इंजन की सरकार है, एक पीढ़ी तैयार हो जाती है। एक बच्चे जो जन्म लिया होगा 20 साल से, वह अभी रोजगार के लिए तड़प रहा है, और आप 20 साल के पहले चले जाते हो। अपना रोड मैप तो बताओ कि 20 सालों में क्या किया है।
माननीय प्रधानमंत्री के अंदर, प्रधानमंत्री अरे जी के उसी अंदर बच्चे नीति को तो आयोग आता सतर्क है। कर रहे हैं कि जंगल राज आ जाएगा, उसी बच्चे को ये सतर्क कर रहे हैं कि जंगल राज आ जाएगा। सतर्क इसलिए कर रहे हैं कि देखिए जंगल राज आप भी जानते हैं कि उसका कॉन्सेप्ट क्या था। जंगल राज तो एक कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने कहा था और पटना म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन को कहा था। ये नैरेटिव चेंज करके बिहार के उस समय के सरकार को कहने लगे। वो इसलिए कहने लगे कि दलित पिछड़ों जो सदियों से पिछड़े हुए थे, जो शोषक थे, शोषित थे, उसको लालू जी ने शासक बना दिया, नियम नियंता बना दिया। इसलिए इनको इतना बैर है उस वर्ग से कि उनको जंगल राज कहा जाने लगा। बहरहाल मुद्दे की बात होनी चाहिए। बहुत ही सुलझे पत्रकार हैं आप दुर्गेंद्र जी। जो मुद्दे हैं उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। कट्टे पर ये बात करेंगे, बटोगे तो कटोगे पर बात करेंगे। मुद्दे विहीन करना चाहेंगे, विकास के कंसंट्रेट मुद्दे पर तेजस्वी जी बार बार बात कर रहे हैं। उद्योग की बात कर रहे हैं, कारखाने की बात कर रहे हैं, लगातार पलायन हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ई श्रम के पोर्टल पर 3 से 4 करोड़ लोग पलायन कर गए। एक भी कारखाने जो बंद पड़े थे शुरू नहीं करवा पाए, नया उद्योग नहीं लगा पाए। पटना यूनिवर्सिटी देखिए, एक देश, हमारे स्टेट का एक शीर्ष, हमारे देश की राजधानी है, वहां पटना यूनिवर्सिटी एक रिपोर्टेड यूनिवर्सिटी है। उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिला पाए। नए विश्वविद्यालय को छोड़ दीजिए, इनके बस का ही नहीं है। तमाम नीति आयोग में मल्टी डायमेंशन जो तत्व है, सब में बिहार पिछड़ा हुआ। प्रति व्यक्ति आय में, और मोकामा में लोग पूछ रहे थे ललन बाबू से कि अस्पताल दीजिएगा, अस्पताल कब खोलिएगा, तो भाग रहे थे ललन बाबू। मोकामा में लोग पूछ रहे थे। दुर्गेंद्र जी, अस्पताल दिल्ली में, अस्पताल में आप चले जाइए, जिस भी अस्पताल में, सड़कों पर रोड दरी बिछा के बिहार के पब्लिक जो है सोता है, दिन में इलाज कराता है, रात में सोता है। ये कितनी शर्म की बात देखता है। हूं मैं, देखता दरभंगा की बात करते हैं, एक ईंट नहीं जोड़ पाए हैं। और खुले माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी, दरभंगा का एयरपोर्ट जो है वो एम्स जो शुरू हो गया है। पटना का जो एम्स है वो इनकी देन थोड़े है, यूपीए गवर्नमेंट में वो स्थापित हुआ था। और ये झूठ फरेबी की बात करेंगे। अब प्रति व्यक्ति आय देखिए, किसानों की जो आय है सबसे कम है। कभी बोले थे कि एमएसपी लागू करेंगे, स्वामीनाथन आयोग को लागू करेंगे। इसीलिए आपने एमएसपी के ऊपर बोनस का ऐलान कर दिया आज। हमको लगता है इसीलिए आपने कहा कि बोनस भी देंगे हम 300-400 रुपया प्रति कुंटल। किसानों की तरफ आपने थोड़ा घुमाया है। देखिए चौहान साहब, हमने जो कहा वो किया है। माननीय तेजस्वी जी ने कहा था 2020 के चुनाव में कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। जैसे तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने, उन्होंने नौकरी दी और 5 लाख नौकरियां दी, 4.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन करवाया, 3.5 लाख नौकरियों को जो नियोजित शिक्षक थे उसको परमानेंट करवाया। ये तमाम तरह की चीजें ये तो बिहार की जनता जानती है। इसलिए हम जो अभी कर रहे हैं उसका रोड मैप है, ठीक है, उस पर हमने अनुसंधान किया है, रिसर्च किया है, ठीक है डॉक्टर राजन, बहुत बहस विचार विमर्श करके हमने तय किया है कि जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है उस घर में हम सरकारी नौकरी देंगे, रोजगार लाएंगे, कारखाने लाएंगे, एजुकेशन हब हम बनाएंगे। ये तमाम तरह के मुद्दे, बिहार में नए नए उद्योग लगाए जाएंगे। ये हमारा रोड मैप है, इनका कोई रोड मैप नहीं है। चुनावी घोषणा पत्र ठीक है डॉक्टर राजन, एक छोटा सा जवाब राहुल आनंद, एक छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा जल्दी से, बस 20 सेकंड में। राहुल, देखिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आरजेडी के लोगों ने क्या कहा, महत्वपूर्ण ये है कि एनडीए क्या करने जा रही है। एनडीए जो बातों को कहती है वो करके दिखाती है, और हम सबका साथ, सबके विश्वास के साथ चलते हैं। और हमने जो कहा है 50 लाख लोगों को 2020 में कहा था कि स्वरोजगार से जोड़ेंगे और सरकारी नौकरी देंगे, तो हमने किया है। और हमारे पास उसके लिए रोड मैप है। शायद ये बता नहीं पाएंगे कि ये हर घर जो नौकरी देने की बातें करते हैं 2 करोड़ 80 लाख परिवारों को ये दे नहीं पाएंगे, और देंगे तो कैसे देंगे। आप अभी पूछ लीजिए, और जहां तक बातें करते हैं, जहां तक दवाई लिखाई की बातें करते हैं, तो लिखाने वाले नेता ने तो मोकामा में कलम लुटा दिया था। जिसको पढ़ाई से और मैं आपको बताता हूं कि जो उद्योग ये चलाने के प्रयास कर रहे हैं, जंगल राज का शासन नहीं आएगा। बारी से, ठीक है डॉक्टर राजन, उनको बोलने दीजिए। हमारा बिहार उन्नत प्रदेश बनेगा, उन्नति के मार्ग को स्थापित करेगा हमारा बिहार। जिस तरह आप महागठबंधन के लोगों ने गुंडों का प्रदेश बना रखा था उत्तर प्रदेश को, ठीक उसी तरह जंगल राज नहीं बनने देंगे। उन्नति के साथ तो 20 साल में राहुल भाई
20 साल में ये काम नहीं कर पाए आप, और कितने साल चाहिए आपको जंगल राज से मंगल राज करने में? कितना समय और चाहिए? जब 20 साल से आप जंगल राज को मंगल में नहीं बदल पाए तो अब कितने दिन चाहिएगा भाई आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर बात करें 20 साल के अंतराल की, तो 20 साल, बस मैं समाप्त कर रहा हूँ राजन जी, फिर आप बोलिएगा। 20 साल के अंतराल की बात करनी चाहिए। बता दीजिए ना, बिहार जब बिहार मिला था तो बिहार गड्ढे में मिला था। बिहार जब मिला था तो बिहार गड्ढे में मिला था। 100 साल चाहिए क्या आपको? एक संदर्भ देता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2010 में यूपीए की गवर्नमेंट थी, और यूपीए की गवर्नमेंट ने जो भागलपुर में जो प्रोजेक्ट लग रहा है अडानी के द्वारा, उस प्रोजेक्ट को यूपीए की गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया था। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। और उस समय यूपीए की गवर्नमेंट ने बिहार में ऐसी कोई स्थिति नहीं बना रखी थी, और इतने समन्वय विश्वास का नहीं बना रखा था कि कोई सरकारी कंपनी तक इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं थी बिहार में, भागलपुर में। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और उन्होंने विश्वास जताया और उनको बताया कि हम क्या देंगे, तो लैंड रिकॉर्ड देने का काम किया, और उसके तहत आज वहां इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू। मैं दीपक जी के पास जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। आप लोग बने रहिए लगातार। दीपक कुछ भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीपक जी, इतनी देर की चर्चा में आपको कुछ समझ में आया कि केंद्रीय विमर्श क्या है चुनाव के पहले चरण का? और एक पत्रकार के रूप में आपने भी देखा आज कि क्या विमर्श रहा, क्योंकि मुझे लगता है 3-4 मुद्दे हैं। एक जंगल राज है, नौकरियां हैं, यूनिवर्सिटी है, अस्पताल है, और जो फ्री ब्रिज है, इसी के इर्द गिर्द पहला चरण रहा है। जी देखिए, जंगल राज का शोर आज से नहीं, मैं 4 दशकों से जर्नलिज्म कर रहा हूँ। 2015 से लेके 10 से लेके मान ये जंगल राज जो भी था, जो भी स्थितियां थी, वो हर चुनाव में जंगल राज आता। और जंगल राज के खिलाफ अगर उसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं, तो जिनके खिलाफ आप बोलते हैं जंगल राज, वो बड़ी पार्टी बन जाता है। आपने 2015 में जंगल राज कहा, बड़ी पार्टी कौन बनी? आरजेडी बनी, जिसको आपने जंगल राज कहा। 2020 में फिर वही जंगल राज आया, क्या असर हुआ? फिर वही पार्टी बड़ी पार्टी बनी। और ये फिर 2025 है, तो ये 2025 में भी आप जंगल राज की बात कर रहे हैं, जो भविष्यवाणी कर रहे हैं। मुद्दा बनता जा दीपक जी, आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्या आरजेडी बड़ा दल बनेगा? आप भविष्यवाणी कर रहे हैं जी? आप भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आरजेडी फिर बड़ा दल बनेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं। अमन चैन और डिसिप्लिन तो स्टेट में होना ही चाहिए। अगर वो जंगल राज 20 सालों से चल रहा है, और वो 20 साल से हर एक चुनाव में, देखिए इसका एक बड़ा असर खराब होता है। आप उसको खत्म कीजिए, जंगल राज वाले को हर चुनाव में हरा के आप भगा दीजिए ना, कौन रोक रहा है आप? मगर ये जंगल राज करने से बिहार के बच्चों, बिहार के लोगों जो बाहर रह रहे हैं, उनकी छवि आप लोग खराब कर रहे हैं। जितने नेता लोग हैं, बिल्कुल ठीक बात, मैं ये स्टाफ कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक। आज बैंगलोर में लोग हैं, आज विदेश में हैं, कोई कहता है अरे जंगल राज है, व्हाट, हम क्या फील करेंगे हमारे बच्चे? आप अपने चुनाव को, आप सभी अपने चुनाव को लेकर ये बात उठाते हैं, ताकि ये बात डर का माहौल बनाते हैं सब लोग। अगर आप जंगल राज कर रहे हैं, उन्हें बंद कर दो, उन्हें हरा दो, अगर इतनी है तो हरा दो उनको, उनकी ये मिटा दो उनकी पार्टी। वो करें, वोटें मत डालने दीजिए भाई दीपक भाई, वो करें वोटें मत डालने दीजिए, बंद कर दीजिए, और ले जाइए तो लाठी के दम पर ले जाइए, डलवाइए। मैं कह रहा हूं लालू यादव ने जो किया वो परिलक्षित है, लोगों ने देखा, हमने भी देखा, हमने बहुत करीब से देखा। और अब जो कर रहे हैं वो हम सब देख रहे हैं। मगर उसको एक ऐसा मुद्दा ना बनाए जो हमारे बिहारियों को, जो बाहर रह रहे हैं बच्चे, जो बाहर रह रहे हैं मेरे लोग, उन्हें ग्लानि महसूस हो कि हम किस प्रदेश से हैं जहां जंगल राज है। और जंगल राज वो बोल रहे हैं जो उसको रोक सकते हैं। आप रोक लें उसको, जंगल राज को रोके। मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, मगर इस मुद्दे को वोट से उनके खत्म करें और उनको हमेशा के लिए एलिमिनेट करा दें कि वो आप दोबारा राजनीति में ना। एक बड़ा मुद्दा तो ये परमानेंट मुद्दा। दूसरा मुद्दा जो अच्छा लगा कि हर दल रोजगार पर आकर टिका है। जो रोजगार हमारे लिए बहुत जरूरी, हमारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी, अब ये कहते हैं जरूरी
जरूरत हो गई पार्टियों को कि हम रोजगार देंगे। आपने जैसे कहा कि तेजस्वी यादव ने दिया रोजगार। अरे यार, तेजस्वी यादव ने दिया तो अपने पॉकेट से तो दिया नहीं, वो अलॉटमेंट था, दिया। मगर हाँ, एक रफ्तार पकड़ा तो नीतीश जी ने भी शुरू किया। और अब देखिए, पलायन की बात हो रही है। प्रशांत किशोर आए, उन्होंने पलायन की बात की है। तो पलायन को तभी रोक सकते हैं जब आप फैक्ट्री की बात करेंगे, जब आप रोजगार की बात, आप बहुत ऐसे बिजनेस की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं बिहार में एक अच्छी स्थिति आई है। जो अच्छे मुद्दे को लेकर चले, वो मुद्दा जो है शिक्षा है, स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज है। स्वास्थ्य आप खुलेआम दौड़ा रहे हैं नेताओं को लोग कि भैया अस्पताल बताओ कब दोगे, अस्पताल कब दोगे। तो बहुत अच्छा दृश्य मुझे लगा जब ललन बाबू को दौड़ाया वहां की भीड़ ने और कहा कि लाओ भाई अस्पताल कब दोगे, विकास क्यों नहीं करते हो। जी जी जी। तो ये सारे सवाल हैं। बिहार की अस्मिता रक्षा, हम चुनाव में आते हैं हर 5, ये चुनाव तो गजब है एक तरह से। ये चुनाव तो मैंने 25 का देखा, रेवड़ियां बट रही हैं, जिसको मिल रहा है वो पॉकेट से निकाल के दे रहा है। कोई 50,000 दे रहा है, कोई 5 लाख दे रहा है, कोई 55 लाख दे रहा है, कोई फ्री बिजली दे रहा है। आओ लो। यानी आप जिसका विरोध करते थे केजरीवाल का कि फ्री बांटते हैं, तो आरजेडी भी वही काम कर रही, आप भी वही काम कर रहे, वो समझ गए। मगर एक बड़ा मुद्दा जो है, वो मुद्दा है महिलाओं का। ये मुद्दा बिहार में सच में 2010 से जो नीतीश कुमार ने जो काम किया है उस पर, वो सच है, जो सही है वो सही है। वो मुद्दा अब इस चुनाव में एक डिफ्लेक्टर का काम करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा चुनाव के नतीजे को। जो 10,000 रुपया आपने दिया और 2 लाख रोजगार की आपने बात की, दीपक भाई वो ये बड़ा महत्वपूर्ण, उसी को लेकर तेजस्वी ने 30,000 एक मुफ्त देने की बात की। दीपक भाई बहुत महत्वपूर्ण मोड पर चर्चा आप ले गए हैं। दीपक जी बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने की हैं। नीतीश कुमार को अगर देखें 2010 से एक तरीके से पूरी जनरेशन को उन्होंने एक तरीके से अपना वोटर बनाया है। जो महिलाएं जिनकी परिवार को, जिनकी पढ़ाई के लिए, जिनकी पोशाक के लिए, जिनकी शादियों के लिए जो पैसे दिए, वो आज एक खुद घर संभाल रही। तो एक जनरेशन, वोटरों का एक जनरेशन पैदा किया। ओपी यादव चुनाव विश्लेषक हैं जाने माने। ओपी यादव जी, अभी दीपक कुचबे साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो महिलाओं का मुद्दा है ये बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के चुनाव में। आप क्या देख रहे हैं ओपी यादव? अनम्यूट करिए ओपी जी। ओपी जी हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, आप अनम्यूट करिए माइक को अपने। ओपी यादव आपकी आवाज नहीं मिल रही है मुझे, अनम्यूट करिए कृपया। ओपी यादव की आवाज को ठीक किया जाए। एक सवाल प्रकाश कुमार से ले लेते हैं, किसान है। प्रकाश जी, आज बहुत सारे ऐलान तेजस्वी यादव ने कर दिए किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए। उन्होंने कहा व्यापारियों को एक तरीके से कुछ मंत्री टाइप का दर्जा दिया जाएगा, किसानों को बहुत सारी सुविधाएं दे दी। एक किसान होने के नाते कितना ट्रस्ट कर पा रहे हैं आप? प्रकाश जी जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए, बोला जाए। जी सर, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पाया। मैं कह रहा हूँ एक किसान के रूप में कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? तेजस्वी यादव ने आज बहुत सारे ऐलान किए, एमएसपी के ऊपर 300-400 गेहूं धान में वो बोनस देंगे, आपको बिजली मुफ्त में दे देंगे, बहुत सारी सुविधाएं देने की बात की उन्होंने। जी सर, मैं एज ए किसान सर आपसे यह कहना चाह रहा हूँ, किसानों के हित में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2010 में किसान रोड मैप का जो निर्माण किया था, उसमें हमारे किसानों को बहुत सारी लाभ मिली है। और अभी जो वर्तमान में तेजस्वी जी जो बोले हैं कि गेहूं पर 300 और मकई पे 400 देने की जो बात की है, तो उससे पूर्व भी किसानों के हित में तो माननीय मुख्यमंत्री जी साहब बहुत सारे काम किए हैं। हाँ, तो मतलब इसका कोई असर वसर नहीं पड़ेगा, पहले ही किसान जी नहीं, जी इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो किसानों के लिए किसान रोड मैप 2010 में बनाया गया था,
उसमें अन्य तरह की स्कीम और अन्य तरह की योजनाएं किसानों के लिए दी, जैसे फसल सहायता योजना, किसान सम्मान निधि योजना और अनेक तो प्रकार की बिहार किसानों का के किसान लिए जो योजना आत्मनिर्भर हो चलाई गया गई। क्या? बिहार के किसान की स्थिति बहुत अच्छी है क्या, आप ऐसा कहना चाह रहे जी हैं? सर, जी सर, बहुत अच्छी है सर। भाई बताइए डॉक्टर राजकुमार राजन, तो ये फादिल में ही आप लोग घोषणा वोषणा कर डाले कि ये देंगे वो देंगे, वो तो कह रहे हैं पहले से नीतीश कुमार ने इतना काम कर दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग अभी हवा में हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं, नीतीश कुमार रोड पर चलते चलते सब निपटाए दे रहे हैं मामला? हो सकता है कि जेडीयू के जो है आइडियोलॉजी के साथ होंगे, उसकी विचारधारा को मानते होंगे, नीतीश जी को मानते होंगे, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। देखिए, किसानों की दुर्दशा बिहार में इतनी है कि आधे 73% भूभाग तो बाढ़ से डूबा रहता है, एक डैम तो ये बना नहीं पाए, और सूखा इतना है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, कोई आधुनिकीकरण किसान के लिए इन्होंने सोचा नहीं, कोई ब्लूप्रिंट इनके पास किसानों के लिए नहीं है। वो तो नया ब्लूप्रिंट हम दे रहे हैं कि किसानों के लिए हम क्या क्या करेंगे, हम एमएसपी लागू करेंगे, हम किसानों की जो आय जो है उसको बढ़ाएंगे, किसानों की सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, और जो रेट है एमएसपी है वो मकई और गेहूं पर बढ़ाएंगे। तो और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के जो किसान है वह सिर्फ अपने मुनाफा उन फसलों में ही ढूंढते हैं, उनको कनेक्ट जो है उद्योग से वहां नहीं है, उद्योग है ही नहीं, तो उसका कनेक्शन उद्योग से नहीं है। डायरेक्ट उसके माल जो है, जो खेती की सामग्री है, उसकी बिक्री के लिए वो मंडी तक जाते हैं, लेकिन मंडी तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है बीच का, उसका उद्योगीकरण नहीं होने के कारण उसके माल बहुत सस्ते में बिकते हैं। हाँ, और सरकार यह दावा करती है कि एमएसपी है। ठीक है डॉक्टर राजन, मैं मनीष शर्मा को चर्चा में शामिल करता हूं। मनीष शर्मा, जंगल राज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, अस्पताल, किसान, व्यापारी, ये बहुत सारे मुद्दे उठे। आज पहले चरण में बिहार चुनाव को किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? नहीं, मैं तो अभी जो मैं कुछ अलग अलग गठबंधन के जो सामाजिक रिश्ते हैं उस पर थोड़ा बहुत आपसे मैं कहना चाहता हूँ, वहां से भी एक देखने की जरूरत है जी। जैसे आमतौर पे अभी तक नीतीश कुमार को फाइनली बीजेपी ने मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया है, और जब तक तेजस्वी यादव की प्रेसवार्ता हुई थी तब तक तो ये सवाल जो है विपक्ष की तरफ ही था कि वो अपना घोषित नहीं कर रहे हैं और नीतीश को लगातार बीमार और ये सब बता रहे हैं। तो तब तक तो मान लीजिए वो पाले में इनको जवाब देना था, तेजस्वी को जवाब देना था, कांग्रेस को जवाब देना था, महागठबंधन को जवाब देना था। लेकिन जैसे ही तेजस्वी को मुख्यमंत्री घोषित किया गया और उधर अमित शाह ने लगभग कह दिया कि चुनाव बाद ही फैसला होगा, तो ये एक बात अब दबाव आ गया एनडीए के ऊपर। और इसलिए आप इसको जरा सोचिएगा, मैं सोशल बेस के लिहाज से बोल रहा हूं। आमतौर पे जब नीतीश को उनके जनाधार में जब भी उनको बीमार बोला जा रहा था तो उसको लेकर के उनके जनाधार में कोई बहुत सकारात्मक बात बिल्कुल नहीं थी, उसको नाराजगी थी उसको लेकर के। लेकिन अब बीजेपी ने जब उनको मुख्यमंत्री घोषित करने से ही इनकार कर दिया अभी भी, तो वहां ये नाराजगी बीजेपी की तरफ शिफ्ट होने का इसमें खतरा है। और इस एंगल से मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए ये गठबंधन में लड़ रहे हैं, जहां जदयू का कैंडिडेट नहीं होगा वहां उनका जनाधार क्या करेगा? चिराग पासवान के साथ एक नकारात्मकता पिछले चुनाव में बहुत, आप देखे कितना बड़ा नकारात्मक था जनाधार नीतीश और चिराग के पास, बल्कि ये माना गया कि भाजपा ने उनको इस्तेमाल करके बीजेपी नीतीश कुमार को कमजोर करना चाहा। तो क्या उनके साथ जदयू का जनाधार जाएगा? वो अतिपड़ा समाज, वो और जो उनका हिस्सा है, क्या जहां बीजेपी का उम्मीदवार होगा वो बीजेपी के साथ उसका जनाधार जाएगा? और एक और बात, जब ये बात बहुत प्रचारित हो रही है कि बीजेपी नीतीश को डाउनलाइन करके खुद अपना एक मुख्यमंत्री लाना चाहती है, तो क्या जदयू का जहां उम्मीदवार होगा भाजपा का जो जनाधार है क्या जदयू के साथ जाएगा? मेरे लिए ये बड़ा सवाल है। ये सवाल अभी मैं हल करने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि ये जो तीनों पार्टियां हैं, मुख्य पार्टियां, चिराग पासवान, नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच जो है एक अघोषित किस्म की संकट भी आप देखिएगा चुनाव के दौर में आ सकता है। मैं ये नहीं जानता कि ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक बड़ा सवाल है। और इसलिए देखिए, एक बात और आपसे कहना चाहता हूं जी, नीतीश को लेकर के, उनके लोकप्रियता को लेकर के एक बार फिर से उन्हीं के पक्ष में चीजें चली गई। एक बार अगर आप ध्यान से देखेंगे,
उनको जिस तरह से थोड़ा बीमार उमार बताया गया और अभी जिस तरह से उनको सत्ता से हटाने की कोशिश की जा रही, तो वो शिंदे नहीं है, वो शिंदे नहीं है। शिंदे कोई कभी कोई स्थापित नेता नहीं रहे हैं। बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार ही स्थापित नेता हैं, चाहे वो राजद के साथ रहे चाहे बीजेपी के साथ रहे। तो उनको आप शिंदे नहीं बना सकते हैं, आपको बहुत खामियाजा भुगतना होगा। और ये हमको लग रहा है कि बीजेपी यहाँ जल्दीबाजी कर रही है। उसको लग रहा है कि आज तक अपने पैरों पर हम खड़ा नहीं हो पाए, आज तक भाजपा अपने पैरों पर खड़ा नहीं, ये मौका है उनके लिए। लेकिन हमको लगता है कि ये उल्टा पड़ सकता है उनके लिए। मनीष एक इसके लिए सवाल बीजेपी तैर को रहा तैयार है, रहना चाहिए। मनीष एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल तैर रहा है। क्या एनडीए गठबंधन में आप नीतीश कुमार को सबसे बड़े गेंदर के रूप में देख रहे हैं? क्या सबसे ज्यादा सीटों की संख्या वाला दल के रूप में देख पा रहे हैं? अब देखिए, मैं तो ये देख रहा हूं कि आमतौर पे एक बड़ा हिस्सा है बिहार में जो किसी भी हाल में वो जनाधार जदयू का भी है और वो जनाधार राजद का भी है, जो किसी भी हालत में बीजेपी की सरकार नहीं चाहता है। अभी जिन कारणों से हूं, मैं इस पे बहुत अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अच्छा, ये बाहरी और बिहारी वाला मुद्दा इन्होंने छेड़ा है, इसका कुछ असर वसर दिखेगा? उसका वजह दूसरा है। उसका वजह ये है कि बीजेपी के पास कोई स्थानीय इस तरह का ताकतवर नेतृत्व तो नहीं है। सवाल यहाँ है, छत्रप नहीं है सुशील मोदी के बाद, सुशील मोदी के बाद छत्रप नहीं है। बीजेपी के लगातार कोशिशों के बावजूद वो आज तक अपना कोई इस तरह का सर्वमान्य नेतृत्व नहीं खड़ा कर पाया। सुशील मोदी के बाद कोई ऐसा नेतृत्व नहीं रहा। अगर यहाँ मोदी जी को आकर के राजद से मुकाबला करना पड़े या किसी दौर में नीतीश जी के साथ उनका मुकाबला करना पड़े जैसे 2015 में, तो ये तो गैप है उनके सामने ना। असल में राजद जो है इस गैप को फोकस कर रही है और इस गैप को फोकस कर रही है। इसके साथ ये भी बोल रही है कि आपको वोट यहां चाहिए और फैक्ट्री गुजरात में लगेगा। ये सवाल तो लोगों को लगेगा ना, पलायन तो मुद्दा है। हमने कल इसी पे चर्चा की थी, कट्टा वर्सेस कारखाना। तो अब ये जो बात कह रहे हैं, ये जो आप देखिएगा कि भाषा क्या बदल गई है। अब ये बोल रहे हैं कट्टा सटा के कर लिया, तो क्या नीतीश जी को कट्टा सटा दिया गया जिसलिए वो चुप है कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया? ये भाषा किस तरह की है? आप ध्यान दीजिए क्यों बोला जा रहा है। वहां आप देखिए कि योगी जी लगातार कम्युनल बातें कर रहे हैं। कल तो उन्होंने पप्पू चप्पू अप्पू क्या क्या बोला जो है। आप देखिए कि लल्लन सिंह वहां बोलते हैं कि सभी अनंत हो जाओ, वहां जाकर के वो मुकामा में जाकर बोल रहे हैं सभी अनंत हो जाओ। अनंत है जेल में, तो मैंने एक अपराधी के लिए कह रहे हैं कि वो पूरा मुकामा को कह रहे हैं सब अनंत हो जाओ। ये कौन सी भाषा है? तो मनीष पहले चरण में अगर आप तराजू लें, अब मनीष आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पहले चरण में आपके पास अगर तराजू हो तो कैसे देख पा रहे हैं? ऐसे किस तरफ कुछ हल्का फुल्का झुका या बिल्कुल कांटे का मुकाबला क्या देख पा रहे हैं आप? हमको लगता है कि एनडीए कमजोर होती हुई दिख रही है इस पूरे दौर में। अभी उसके पास कोई नैरेटिव नहीं रह गया है, नैरेटिव विहीन एनडीए हो गई है। ठीक है दीपक जी, ये बड़ा सवाल है उसके सामने। ठीक है, इसलिए नकारात्मक चुनाव अभियान में वो लगी हुई है। ठीक है दीपक जी, एक अंतिम टिप्पणी, आप क्या देख पा रहे हैं दोनों गठबंधनों को पहले चरण में? बिल्कुल कट टू कट, छोटा सा जवाब। दोनों गठबंधनों के पहले चरण में ये देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रचार खत्म हुआ है और जिस तरह से जो जैसे अभी उन्होंने कहा कि कमजोर कड़ी है बीजेपी, तो एक बात मानना पड़ेगा कि बीजेपी इसलिए कमजोर कड़ी है कि उसका कैप्टन नहीं है। यहाँ कोई कैप्टन नहीं बना पा रहे, हमेशा वाइस कैप्टन पे वो मैच खेल रहे हैं। और जहां भी कैप्टन लाने की जरूरत होती है तो वो दूसरे पार्टी से हायर करके वाइस कैप्टन को लाते हैं। अब जैसे सम्राट चौधरी कभी आरजेडी में रहे, कभी हम में रहे, कभी उनके पिताजी कांग्रेस, तो एक ये बड़ा नेता पैदा नहीं कर पाए और उनकी मजबूरी है नीतीश कुमार। और उन पूरी नीतीश कुमार एक ऐसे पॉलिटिशियन है जिनके तराजू जो हैं वो हमेशा एक तरफ झुके तो वो बैठे तो झुके या बराबर हो। तो इस चुनाव में भी नीतीश कुमार एक फैक्टर है। और आज जो भी एज दिखता है, जैसे अभी तो बहुत हॉट सीट है, एक इसमें तेजस्वी यादव है, सम्राट चौधरी है, मंगल पांडे है, नितिन नवीन है, विजय कुमार सिन्हा है, ये सारे लोगों का एक किस्मत दांव पर है। बहुत शुक्रिया राहुल आनंद, राजकुमार राजन, ओपी यादव, मनीष शर्मा, प्रियदर्शी रंजन, दीपक कुशवी और प्रकाश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। दर्शकों का भी बहुत आभार। कुल मिलाकर पहले चरण में मुकाबला बहुत दिलचस्प है। मनीष कह रहे हैं कि एनडीए को उन्होंने कारण गिनाया कि इसमें नुकसान हो सकता है। दीपक जी ने कहा कि भाई
अभी बीजेपी वाइस कैप्टन के दम पर ही खेल रही तो नीतीश कुमार मजबूरी भी हैं और जरूरी भी हैं। लेकिन मुद्दा जंगल राज होगा या अस्पताल होगा, ये जनता तय करेगी। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का